हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जामिनेशन हो चुका है समाप्त। और पेपर कैसा था ये भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न बिल्कुल ही बदल गए। एंड थोड़ा सा यहाँ पर ये जो पेपर है ना, वो डिफ़िकल्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत डिफ़िकल्ट साइड पर देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे का रीज़न है, यूपीएससी का मेन पर्पज़ होना चाहिए था एक इंसान की, एक एस्पिरेंट की नॉलेज को चेक करना। लेकिन यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा लक बेस्ड काम चल रहा है भाई। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपको तुक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या ये सब चीज़ें मजाक चल रहा है क्या? मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इलॉजिकल से हैं बिल्कुल। बिम्स्टेक का क्वेश्चन देखा होगा, अलग अलग सेक्रेटेरिएट, इस ये पर्सनल, ये इसका पर्टिकुलर सेक्रेटेरिएट कौन से कंट्री में है, ये कौन सा कंट्री में है। फिर कॉप्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब ऐसे ऐसे भी यहाँ पर प्रश्न बन चुके हैं जिसका कोई इतना बढ़िया लॉजिक नहीं बैठता, लेकिन प्रश्न आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब उसमें करे क्या वैसे प्रश्नों के अंदर, वो प्रश्न भाई सभी के लिए बिल्कुल सेम है। तो ये सिचुएशन देखते हुए ऐसा 2023 में उन्होंने झटका दिया था, और अभी 2025 में, वैसे हर साल यहाँ पर ऐसा मिलता ही है भाई। और अभी 2026 के अंदर में आप देखोगे फिर से एक शॉक हमको मिल चुका है। और शॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि हर साल यहाँ पर इस प्रकार का ये लोग सरप्राइज़ देते हैं ही। अब 2023 में जब ये शॉक मिला था लोगों को कि भाई ये क्या ही पैटर्न आ गया, तो कट ऑफ गई थी 75। इस बार 2026 का जो ये प्रीलिम्स का पेपर है, इसको देखने के बाद में, बहुत स्ट्रांगली एनालाइज करने के बाद में, मैं इस बार भी बता रहा हूँ 2023 की तरह सिमिलर रहने वाला है कट ऑफ का सिचुएशन। 77 मेरे हिसाब से 77 टू 82 के आसपास ये कट ऑफ रहने वाली है। 77 से 82 के आसपास मान के चलो, है ना। तो अगर आपके जो मार्क्स है वो 83 से 85 या 85 तक आ रहे हैं, तो मेरी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, जिसके भी 83 से 85 मार्क्स तक जा रहे हैं। और आप इमेजिन करो कि भाई ठीक है, हम 80 से 85 मार्क्स की बात कर रहे हैं, 80 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आपको एक सोर्स ऐसा मिल जाए जहाँ पे जहाँ से हर साल 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, मतलब 40 से 60 मार्क्स केवल एक ही सोर्स से मिल जाना। और इस बार भी यही पैटर्न है दोस्तों। मैं आपको 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा लास्ट 1 ईयर में जो करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर करे हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करके विद ऑल प्रूफ्स। मैं हर साल ये काम करता हूँ और इस बार भी ये काम कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है, आप लोगों ने हमारे साथ में जुड़कर मेहनत की है। रोज़ाना आपने मुझे 1.5 घंटा दिया है, कभी कभी 2-2 घंटा दिया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने सही तरीके से किया या नहीं किया, वाकई में वो चीज़ें आई हैं या नहीं आई है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अब मैं पेपर लेकर सबसे पहले एनालिसिस लेकर आपके सामने आ जाऊँ, जो सभी लोग करते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, फिर इधर उधर से आंसर निकाल के क्वेश्चन 1 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन 2 का आंसर ये रहा, 3 का आंसर ये रहा। वो मैं नहीं करता कभी भी। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो चीज़ें आई या नहीं आई। क्योंकि बाकी आंसर की तो आपको मिल जाएगी, यूपीएससी की साइड से भी आंसर की मिल जाएगी, तो आंसर की लेने का फिर यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूँ, उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर है नहीं। ये देखना हमने जो पढ़ा वो मिला या नहीं मिला, ताकि अगले साल के लिए, 2027 के प्रीलिम्स के लिए, 2028 के प्रीलिम्स के लिए, जो भी व्यक्ति प्रिपेयर करना चाह रहा है, जो भी अटेम्प्ट लेना चाह रहा है, वो ठंडे दिमाग से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठंडे दिमाग से ये वीडियो जो भी बनेगा 50 मिनट या 1 घंटे का, इसको ठंडे दिमाग से देखो और समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने टच किए हैं अपने कंटेंट के माध्यम से। ठीक है, अब अभी से बातें करंट अफेयर है, जहाँ जहाँ से लोगों ने जो जो ये चीज़ें कवर की होंगी, उन सभी के ये क्वेश्चन आए होंगे। मैं नहीं कह रहा मेरा अकेला का यहाँ पर आया है, जिन्होंने डीपली एनालाइज करवाया होगा, डीपली कंटेंट में नोट मेकिंग करवाई होगी, जो हम लोग करते हैं, तो भाई यहाँ पर वो उनके सभी के क्वेश्चन वहाँ पर आ रहे होंगे, जो चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन भारी थे, जो क्वेश्चन करने लायक हैं वो तो हम कर पा रहे हैं बहुत ईजिली। मैं 20 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा कि अब मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। बाकी सब्जेक्ट पढ़ा था तो और क्वेश्चन हिट हो सकते थे, बट आप दूसरे और भी सब्जेक्ट पढ़कर जाओगे, ऑब्वियस ही बात है। ये केवल करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और करंट ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर नजर आई हैं इस बार सेशन में। ठीक है, ये एक बार की नहीं है दोस्तों, 2026 में इस बार 20 से, मतलब लगभग 22 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हम सटीक तरीके से टच कर रहे हैं, सारे स्टेटमेंट सही तरीके से मेल खा रहे हैं, मैं आपको समझाऊंगा आगे। लेकिन 2025 से पहले, 2026 से पहले ये मत सोचना कि तुक्का हो गया हमारा, कि हमने भी यहाँ पर ये ऐसा प्रिपेयर कर लिया। भाई 2025 में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने हिट करे थे, वो भी सब वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, प्रूफ्स हैं सारे के सारे, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर आप देखोगे 2024 में भी 30+ क्वेश्चन हम लोगों ने अपने वीडियो से सीधा सीधा हिट करे। 2023 में भी सेम पैटर्न रहा, एंड इवन 2022 में भी सेम पैटर्न रहा। सारे वीडियो, सारे प्रूफ्स अपलोडेड हैं चैनल पर।
2022, 23, 24, 25 पिछले 4 सालों से दोस्तों एनालिसिस कर रहा हूँ। 4 सालों से यहाँ पर आप लोगों का ये कंटेंट फँसता हुआ नज़र आता है। और अभी यहाँ पर आप देखोगे 2026 इस साल भी पैटर्न रहा है, लेकिन इस साल पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी साइड से, तो 30 प्लस क्वेश्चंस ना टच करके 20 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने टच करे हुए हैं। थोड़ा सा कम हुआ है, इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा है भाई, कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखाई दिए कि कंटेंट मेरी नज़र में था, जनवरी में था, फरवरी में था, लेकिन वो मैं पढ़ाया नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, गलती है तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, एम और फैल्कॉन न्यूज़ में था, मेरी आंखों के सामने था, मैंने पढ़ाया नहीं। बाफ्ता अवार्ड्स मेरी आंखों के सामने टॉपिक था, मैंने वो पढ़ाया नहीं, है ना। तो कुछ चीज़ें हुई हैं अपनी साइड से भी, बट फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें हिट हुई हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक बार कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस की। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर आपके सामने, ये है प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न हुलॉक गिबो। अब ये वेस्टर्न हुलॉक गिबो भाई काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था, मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया है और अभी थोड़े दिनों पहले भी पढ़ाया है अपने प्रीलिम्स बूस्टर के सेशन में। हम रोज़ाना 2 वीडियोस कवर करते हैं करंट अफेयर्स की। एक मॉर्निंग में 5:30 बजे प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन होता है और एक आपका 8 से 10 बजे तक द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन्स को लेकर पूछा गया कि 2 स्टेटमेंट है, सॉरी 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली असम की वजह से यहाँ पर चर्चाओं में था वेस्टर्न हुलॉक गिबो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में एक पर्टिकुलर सेंचुरी है जो वेस्टर्न हुलॉक गिबो के लिए एक बहुत बड़ा घर है और वेस्टर्न हुलॉक गिबो का आयुसियन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भाई जो वेस्टर्न हुलॉक गिबो है इनके पास में एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकिएशन फीचर। अब ये ब्रैकिएशन का मतलब ये होता है कि भाई अपने लंबे लंबे हाथों से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक बहुत ईजिली यहाँ पर स्विंग करते रहते हैं। तीसरा कहता है भाई ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही हैवी बिल्ड होते हैं लाइक गोरिल्लास। अब गोरिल्लास की तरह हैवी बिल्ड तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन ट्री क्लाइंबर्स हैं भाई, पेड़ों का बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लाइंब करते हैं लंबे लंबे हाथों से, लेकिन गोरिल्लास जैसी हैवी इनकी फिजिक नहीं देखने को मिलती। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट है ना। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाता है कि भाई आपका जो स्टेटमेंट सही है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है एग्जैक्टली। तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, 1 and 2 ओनली करेक्ट है, क्योंकि थर्ड वाला स्टेटमेंट गोरिल्लास की तरह इतना हैवी इनका बिल्ड फिजिक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर 1 and 2 सही है, क्योंकि आईयूसीएन के अंदर में वेस्टर्न हुलॉक गिबो को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। दूसरा, इनके पास में एक स्पेशल ब्रैकिएशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है आगे मैं आपको चलो समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग अभी करंट समय पर देख सकते हैं, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। 81,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें मैं मॉर्निंग वाले पीडीएफ्स वगैरह सब अपलोड करता हूँ। तो मैंने अभी जब ये मैं कंटेंट रेडी कर रहा था तो मैंने वेस्टर्न हुलॉक गिबो के बारे में बताया, और ये मैंने कब पढ़ा रखा है देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को 20 मई के प्रीलिम्स बूस्टर के वीडियो में पढ़ा रखा है। आप सिंपली यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, लिख सकते हैं 20 में प्रीलिम्स बूस्टर बाय दीपक यादव, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इवन ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ को एक बार अच्छी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाया है, इवन थंबनेल भी लगा होगा। 20 मई का थंबनेल आप देख सकते हैं, इंडियन गिब्बन्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, ये हम लोगों ने यहाँ पे कवरेज किया था। अब ये आर्टिकल ऑब्वियस सी बात है आगे हम लोगों ने कवर कर रखा है, और ये पीडीएफ भी फ्री वाले ग्रुप में पढ़ा हुआ है। तो इसमें वेस्टर्न हुलॉक गिबो, ईस्टर्न हुलॉक गिबो दोनों के बारे में पढ़ा रखा है। ये देखिए, ये चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि वेस्टर्न हुलॉक गिबो बेसिकली असम के अंदर जोरहट डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर एक कैनोपी ब्रिज बनाया गया था, जिस ब्रिज का इन्होंने इस्तेमाल किया, रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनाया गया, जिसका इन्होंने इन स्पीशीज़ ने इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है, असम के अंदर में होलुंगोपार गिब्बन सेंचुरी है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आयुसियन स्टेटस की बात करेंगे तो ये रहा भाई वो आयुसियन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो कैसे सही है, तो हमने वो भी देख रखा है। देखो, कोई भी स्पीशी में पढ़ाता हूँ तो उनके कुछ स्पेशल फीचर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। जैसे ये प्रजाति डायरनल है, दिन में एक्टिव रहती है, आर्बोरियल है, मेनली पेड़ पर रहती है। फिर उसके बाद आप देखोगे ये स्पीशी को लेकर एक बात और बोली जा रही है, ये स्पीशी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर मूव करती है अपने लंबे लंबे आर्म्स का यूज़ करके, हाथों का इस्तेमाल करके, और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिएशन बोलते हैं। सीधा सीधा हिट हो गया, ना इधर की बात ना उधर की बात, क्लियर हिट हो गया। बाकी गोरिल्ला वाला फीचर यहाँ पे मैच नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट भी हमारे ऑप्शंस भी उस तरीके से अरेंज वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया, सीधा कंटेंट से कवर हो गया, आराम से सॉल्व हो सकता है। अगला प्रश्न, लेकिन अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा एक पेड ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी कंटेंट आपको पेड ग्रुप में मिलता है।
है ना। और कुछ कंटेंट जैसे हमने प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ रिसेंटली शुरू की है, तो वाला वीडियो फिर पीडीएफ फ्री भी मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट अपना पेड ग्रुप में अपलोड होता है, ठीक है। प्रूफ आपको सारे दिख जाएंगे, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट अभी के लिए बहुत मिनिमम है, आप लोगों को मैं इस चीज़ को याद दिला रहा हूँ। जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्स। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन का सारा जो कंटेंट है वीडियो यूट्यूब पर मिल जाता है, उसको देखकर पीडीएफ आप अपने इस पेड ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ्स मिलते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो आसान तरीका है वो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा, कुछ करना ही नहीं है। व्हाट्सएप पर जाना, नंबर आपको दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाओ तब जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की टेंशन आपकी लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप में कंटेंट सभी है, वीडियो यूट्यूब से मिल जाता है और पीडीएफ जो है वो सब आप यहाँ पर अपने इस पेड ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और ये आपका अमाउंट रिकवर भी हो जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि इस ग्रुप में नया कंटेंट नहीं, पुराना कंटेंट, इवन मान लो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, आपको जनवरी से कंटेंट चाहिए, तो जनवरी 2026 से भी सारा का सारा आर्टिकल या सारा कंटेंट इसमें अपलोडेड है, उसको यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये आपका अमाउंट भी हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा ये क्वेश्चन देख के कि भाई ये कहाँ से ही प्रश्न पूछ लिया गया। ध्रुव 64 के बारे में कुछ क्वेश्चन बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ध्रुव 64 इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला कि ध्रुव 64 जो है ये DIRV प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मेन पर्पज़ है, मतलब ध्रुव 64 का जो बेसिकली यहाँ पर मेन पर्पज़ है, ये एक प्रकार की चिप है जिसको हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के तौर पर क्रिएट किया हुआ है अपने इंडिया के लिए। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये भारत का पहला होम ग्रोन 1.0 गीगाहर्ट्ज़ का 64 बिट डुअल माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, क्या है पूछा जा रहा है, ध्रुव क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में से। और नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। अब देखो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये पूरा का पूरा प्रश्न, ये पूरा आर्टिकल मैंने कवर किया है 19 दिसंबर के वीडियो में, ठीक है। मैं टाइमलाइन वगैरह सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप आराम से चेक करिएगा। क्या करना है, आप जाओगे यूट्यूब चैनल पर, दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, 19 दिसंबर 2025 द हिंदू एनालिसिस, आपको मिल जाएगा। टाइम देखो 46 मिनट 26 सेकेंड, 46 मिनट्स 26 सेकेंड्स पर आपको ये मिल जाएगा ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, इंडिया की पुश फॉर इंडिजीनियस चिप इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें पहली चीज़, हाँ, DIRV इनिशिएटिव के थ्रू इसको बनाया गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। बाकी आप इस आर्टिकल को और अच्छे से एनालाइज करके मतलब आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये वीडियो नहीं है, इसमें आगे बढ़ोगे तो वो सब भी क्लियर किया गया है कि भाई 1 गीगाहर्ट्ज़ की पावर का डुअल प्रोसेसर चिप 64 बिट का चिप ये देखने को मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा कंटेंट, ये देखिए। अब देखो दोस्तों, टेलीग्राम पर गया, अब ये हमारा पेड ग्रुप है, ठीक है। नोट्स फॉर GS दो पेड ग्रुप है, मतलब दो अलग अलग सेपरेट बैचेस हैं, किसी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, फी पेमेंट वगैरह सब हम लोगों ने शेयर कर लिया है। ध्रुव 64 के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, और कब कब डिस्कशन किया है ये आप लोग तारीख भी देख पा रहे होंगे। जैसे 19 दिसंबर को ध्रुव 64 के बारे में हमने बात की, ये पेड ग्रुप का कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, क्लियरली जो हमने नोट बना रखे हैं, ये रहे ध्रुव 64 के बारे में सारे के सारे नोट। ध्रुव 64 के अलावा कुछ और चिप भी बताई थी मैंने आपको, धनुष प्लस के बारे में आप लोग को यहाँ पर समझाया था, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास में इस प्रकार की चिप हैं। फिर हम लोगों ने जो ध्रुव 64 के बारे में आप देखोगे, ये आज जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये सारे के सारे प्रोसेसर्स, ये चिप के प्रोसेसर्स, ये हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। फिर ये देखो कि ध्रुव 64 क्या है, 64 बिट का डुअल प्रोसेसर चिप, क्लॉक स्पीड इसकी कितनी है, 1 गीगाहर्ट्ज़। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हो गए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिया, ठीक है, कि कौन से इनिशिएटिव के थ्रू बनाया गया। और ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर चिप है, 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर चिप, 1 गीगाहर्ट्ज़ की इसकी टोटल क्लॉक स्पीड। देखिए, ये रोज़ाना नोट्स बनाकर दिए जाते हैं इस ग्रुप के अंदर में, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे सारे चिप, ये PIB का फोटो वगैरह मैंने लगाया था, ध्रुव प्रोसेसर के बारे में मैंने बात की थी, और ये हिंदी में, तो हिंदी में भी PDF आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। क्लियरली आपको ये शो हो रहा होगा जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है कि ध्रुव 64 एग्जैक्टली क्या है, 64 बिट का डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, क्लॉक स्पीड कितनी है, 1 गीगाहर्ट्ज़, ये क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन हम लोगों ने लाइन टू लाइन सॉल्व कर लिए अपने, मतलब जो कंटेंट है उसी में से। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा। ये नोबेल प्राइज़ को लेकर है, हर साल नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, इस बार भी अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे,
तो आप यहाँ पर देख पाओगे बात हो रही है एक्स बॉर्न इन यूके वॉज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन 2025। एक व्यक्ति है एक्स जिसका जन्म होता है यूके में, नोबेल प्राइज दिया गया उसको 2025 में। ये प्रोफेसर था एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब इसको प्राइज से सम्मानित किया गया। तो वो कौन है एक्स? भाई ये पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, ये कोई लॉजिकल पैटर्न लग रहा है? अब क्या हम उस नोबेल प्राइज विनर का एनालिसिस करेंगे, उसकी बायोग्राफी जानेंगे, उसका जन्म हुआ था यूके के अंदर में, है ना, वो प्रोफेसर था अमेरिकन यूनिवर्सिटी का, तो क्या इस चीज़ को देखा जाएगा? बट अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी नाम, माइकल एच डेवरॉट, रिचर्ड रॉबसन, ये सब नाम हटा दोगे तो आपको मिलता है जॉन क्लार्क। जॉन क्लार्क यहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। 2025 में ये नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, 2025 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। बाकी आप लोग जो दूसरे नाम देखने को मिल जाते हैं एवरेट वगैरह, वो सब दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं, बट हमने ये डिस्कस भी किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जॉन क्लार्क। कहाँ पर मिल जाएगा? आप चैनल पे जाओगे 8 अक्टूबर 2025 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, और 16 मिनट 43 सेकंड, ये देखिए टाइम पीरियड, टाइम भी मेंशन किया गया है, 16 मिनट 43 सेकंड पर आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर जॉन क्लार्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए ना दोस्त डायरेक्टली कंटेंट से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिगार्ड टू इंडियाज इंडिजीनियस न्यू हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो जो भारत का फोरकास्ट सिस्टम है, इसको लेकर प्रश्न पूछ लिया गया। भाई पिछले साल प्रीलिम्स हुआ था 25 मई को, और 26 मई को न्यूज़पेपर में यह टॉपिक छपा हुआ था, भारत फोरकास्ट सिस्टम। 2 स्टेटमेंट है, पूछता है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फोरकास्ट जनरेट करना एट द पंचायत लेवल। ठीक है, गांव के स्तर पर, केवल पंचायत लेवल पर ही वेदर की फोरकास्टिंग करना। दूसरा, क्या इसको आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ये बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू, दोनों के दोनों गलत हैं। कारण क्या है भाई, ये देखिए आपको पढ़ाया हुआ है भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में। ठीक है, आपको करना क्या है, सीधा 26 मई 2025 करंट अफेयर्स डाल देना। 26 मई 2025 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस दीपक यादव एजुकेशन। टाइम दिखा देता हूँ, ये वीडियो है 1 घंटा 11 मिनट का, और इसमें जो टाइम पीरियड है वो है 45 मिनट 9 सेकंड। 45 मिनट 9 सेकंड पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। 26 मई के वीडियो में मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट सिस्टम के बारे में बात किया है, भारत वो वेदर फोरकास्ट सिस्टम के बारे में चेकआउट कर सकते हैं। इसको डेवलप किसने किया है? क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि इसको डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने, तो ये गलत है, क्योंकि इसको डेवलप करने वाली बॉडी है आईआईटी पुणे। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? ये कहता है कि भाई इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग करना, वेदर की फोरकास्टिंग एट द पंचायत क्लस्टर लेवल। केवल पंचायत के लेवल पर नहीं करता, जितने भी स्मॉल एरियाज हैं, स्पेशली हमारा अर्बन एरिया हो गया, और उसमें रूरल एरियाज भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, सभी जगह के वेदर को फोरकास्ट करता है। मौसम का यहाँ पर एक अंदाजा, एक प्रेडिक्शन करता है कि मौसम कैसे रहने वाला है। तो ये देखिए, ये वाला भी क्लियर हो गया, सब कॉन्टेंट डायरेक्टली यहाँ पर मैच हो गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया, पता नहीं, इसको आप देख लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इकोनॉमी का प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये तो आप इकोनॉमी के अंदर में बेसिकली स्टैटिक पार्ट को पढ़कर भी जाओगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लेकर 4 स्टेटमेंट हैं, बताना है चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिट्टो सारे के सारे स्टेटमेंट हमने कवर करे हुए हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, सही बात है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सभी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया के अंदर में, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी और सेक्टर से आती हैं एनबीएफसी, जिनको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको रजिस्टर करना ही करने का आरबीआई के साथ में। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, एनबीसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये क्या करता है, ये एक पार्ट ऑफ द पेमेंट क्रिएट करता है, सेटलमेंट सिस्टम क्रिएट करता है, एंड कैन इशू चेक डाउन ऑन इटसेल्फ। भाई सुनो, जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं ना, नॉर्मल बैंक्स के अंदर में आप अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वैसा नॉन बैंकिंग एनबीएफसी के साथ में नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ में नहीं होता। यही डिफरेंस इनके बीच में। तो पहला हमने ये तो डिस्कस किया कि एनबीएफसी में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब जब डिपॉजिट नहीं कर सकते तो भाई चेक वगैरह क्या विड्रॉ करोगे, क्या पेमेंट सेटलमेंट करोगे? तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। फिर आता है 4th वाला स्टेटमेंट कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। ये बेसिकली यहाँ पर बात करता है जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है उसके इंश्योरेंस की बात हो रही है कि भाई ये जो इंश्योरेंस वाला सिस्टम है इज़ नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एनबीएफसी में डिपॉजिट वगैरह हो ही नहीं रहा है, और एनबीएफसी के अंदर में ये वाले जो इंश्योरेंस होता है, ये इंश्योरेंस दिया भी नहीं जाता है डिपॉजिटर्स को। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, वही कह रहा है कि भाई ये अवेलेबल नहीं होता, ये वाला फीचर, इंश्योरेंस वाला फीचर अवेलेबल नहीं होता डिपॉजिटर्स के लिए जो एनबीएफसी के अंदर में डिपॉजिट कर रहे हैं स्पेशली। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन नंबर
ए आपका सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको चेक करना चाहेंगे कि सर हमने इसको कब पढ़ा हुआ है, कब कवर किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा ये रहा वीडियो, 30 जून करंट अफेयर्स के वीडियो। मैंने बताया ना हम अपने चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, एक मॉर्निंग में 5:30 बजे इंडियन एक्सप्रेस या प्रीलिम्स बूस्टर कह सकते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं 8-9 बज जाते हैं भाई, उसमें द हिंदू का एनालिसिस होता है। दोनों वीडियो से ही बहुत भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 30 जून 2025 करंट अफेयर्स। भाई 1 साल की करंट अफेयर आपने प्रिपेयर करना है ना, तो लास्ट ईयर जून से लेकर इस बार तक देख लो। 30 जून 2025 करंट अफेयर्स और बाय दीपक यादव एजुकेशन डाल देना। ठीक है, ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट। टाइम पीरियड ओपन कर लेना। ये वीडियो है 41 मिनट 55 सेकंड का वीडियो है, बट आपने जंप कर लेना है 20 मिनट 20 सेकंड पर। 20 मिनट 20 सेकंड पर दोस्तों मैंने एनबीएफसीज के बारे में आपको पढ़ा रखा है, क्योंकि ये एक प्रकार से नए तरीके से न्यूज़ में था। एक नई बॉडी आपको देखने को मिल जाती है जिसको जो बेसिकली भारत की पहली मैरीन एनबीएफसी के तौर पे रजिस्टर की गई थी। इस वजह से यहाँ पर ये हम लोगों ने कवरेज किया हुआ था। तो भाई ये देखिएगा, एनबीएफसीज जो हैं रजिस्टर होते हैं आरबीआई के साथ में, ठीक है, लेकिन कुछ और प्रकार के एनबीएफसीज हैं जो अलग अलग बॉडीज़ के साथ में रजिस्टर होते हैं। ज़रूरी नहीं है आरबीआई के साथ में रजिस्टर होना है। तो वो स्टेटमेंट जो था वो हो गया रॉन्ग, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो हमने काटा है। फिर फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर रखा है क्लियरली। ये देखिए टाइम 20 मिनट 33 सेकंड। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपके सामने प्रेजेंट है। ये क्लियरली हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि भाई जो एनबीएफसी है इसमें जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है या क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, इसका जो इंश्योरेंस किया जाता है, इंश्योरेंस मतलब ये बॉडी जो इंश्योरेंस करती है डिपॉजिट का इस अमाउंट का, ये एनबीएफसी डिपॉजिटर्स के लिए नहीं है, नॉट अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिटर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया सॉल्व। समझ रहे हैं? फिर ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, पहला वाला स्टेटमेंट भी बता दो सर। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि भाई कोई भी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता। ठीक है, तो एनबीएफसीज को लेकर ये सारी की सारी बात हो गई। एनबीएफसीज के पास में कोई डायरेक्ट वाला जो बैंकिंग लाइसेंस होता है वो नहीं होता। ये जो पेमेंट सिस्टम का पार्ट है वो नहीं होता। पेमेंट सिस्टम का जब पार्ट नहीं होता तो हमारा जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर उसी तरीके से हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सही बात है। उसके बाद ये आरबीआई के साथ में रजिस्टर दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया, बाकी फोर्थ वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कितने हो गए? 5 या 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, ये वाला आर्टिकल यहाँ पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो भारत के स्पेस प्रोग्राम में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है स्पेशली, उसको लेकर यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इन स्पेस है, ठीक है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ये एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जिसको बनाया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए, कि प्राइवेट कंपनीज भी हमारे स्पेस इंडस्ट्री में वर्क करें, जैसे आजकल यूएसए वगैरह में होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो अग्निकुल कॉस्मोस है, इसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था, ये भी स्टेटमेंट वैसे सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो स्काई रूट एरोस्पेस है, इन्होंने लिक्विड फ्यूल बनाया है जीएसएलवी के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 ओनली, यहाँ पर वो सही होना चाहिए। ये देखिए हमने कब पढ़ा है, 1 दिसंबर 2025 को पढ़ा है। आपने करना क्या है, सीधा सीधा देखो स्काई रूट की बात हो रही है ना, और मैंने यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 तो सही हैं। यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्काई रूट एरोस्पेस ने ये कह रहा है कि जीएसएलवी रॉकेट के लिए लिक्विड फ्यूल को डेवलप कर लिया, ये काम इसरो करेगा। ये अभी प्राइवेट कंपनीज इतना आगे नहीं बढ़ी हैं। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, ये 1 दिसंबर का न्यूज़ है, टाइप कर लेना यूट्यूब पर 1 दिसंबर दीपक यादव एजुकेशन, और टाइम देखो, टाइम 40 मिनट का वीडियो है। ठीक है, मैं वीडियोस भी मेरे छोटे छोटे आप लोग देख रहे होंगे, 40 मिनट, कोई वीडियो जो 1 घंटे से ऊपर का, वरना 40 मिनट 50 मिनट, ठीक है 30 मिनट, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपको नजर आएंगे रोजाना के, जिसमें से कॉन्टेंट फंसता चले जा रहा है। ठीक है, अब ये 40 मिनट का वीडियो है आपके सामने, यहाँ पर ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्काई रूट फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट। स्काई रूट का पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था, जीएसएलवी के लिए कोई फ्यूल वगैरह लॉन्च नहीं किया गया था। अभी इसी आर्टिकल को मैंने आगे एनालाइज किया, डिटेल से पढ़ाया, वही सेम वीडियो 1 दिसंबर 2025, टाइम देख लो भाई 29 मिनट्स 33 सेकंड पे जाके जंप करके वीडियो को ऑन करके देख लेना। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया है स्काई रूट एरोस्पेस 1 इन्फिनिटी कैंपस का। ठीक है, और ये पहला ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम 1 का। तो जीएसएलवी को कोई फ्यूल व्यूल डेवलप नहीं किया था, इसलिए वो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। और यहीं पर आपका पहला स्टेटमेंट इन स्पेस के बारे में जो बात है वो भी क्लियर हो जाती है कि भाई जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर अ प्राइवेट स्पेस कंपनी। यही तो बात हम कह रहे थे, है ना, कि इन स्पेस क्या है, एक ऑटोनॉमस एजेंसी है जिसका मेन काम है प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ाना स्पेस में। काम खत्म, पहला हो गया, तीसरा हो गया। कहोगे दूसरा भी बता देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मेरे भाई दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लियर पढ़ाया है मैंने।
लेकिन क्योंकि मैं वो कंटेंट लेकर नहीं आया हूँ, कहोगे अब बेवकूफ़ नहीं बना रहा, देखो सुनो करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, और यूट्यूब पे जाने के बाद में आपने क्या करना है, 30 मार्च, 30 मार्च, और ये 2025 भी नहीं, 2026 की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स बूस्टर का वीडियो है अपना 30 मार्च का, ठीक है। और 30 मार्च का न्यूज़ जो करंट अफेयर वाला वीडियो है, द हिंदू वाला नहीं, करंट अफेयर वाला 30 मार्च वाला, उसको ओपन कर लो, बस बस केवल ओपन कर लो, पहला आर्टिकल ही आपको दिखाई देगा। पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है एग्नाइट इंजन, मेरे भाई क्या लिखा हुआ है याद रखना, एग्नाइट इंजन। ये भारत का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, और वहां पर एक नीचे मैंने आर्टिकल लगाया हुआ है, आर्टिकल में हेडिंग भी बता देता हूं आपको क्लियरली। पहले ही टॉपिक है, आर्टिकल हेडिंग कहता है अग्निकुल ने टेस्ट किया है पहला पायनियर 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन। तो पहला 3D बूस्टर इंजन अग्निकुल ने यहाँ पर टेस्ट किया, ये वाला स्टेटमेंट भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पर आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बट फर्स्ट एंड सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लाइन टू लाइन खत्म, ये भी 6 क्वेश्चन निपट गए, लाइन टू लाइन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये प्रेजेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या जीनोम इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है? नहीं भाई, जीनोम इंडिया के अंदर में केवल और केवल मेन पर्पज़ है भाई इंडियन पॉपुलेशन जो है उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, भारत के अंदर कितने कितने सारे प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी का डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। ये कोई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, बाहर का प्रोजेक्ट है वो, हम यहाँ पर इंडियन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो थर्ड वाला यहाँ पर सही है, क्योंकि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी इंडियन पॉपुलेशन की जो जीन्स की डाइवर्सिटी है उसको उसका डेटा इकट्ठा करने की बात करता है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको फंड कौन करता है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, बट पहला गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड एंड थर्ड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। कहोगे कहाँ पढ़ाया, अब ये देखते हैं। ये देखिए मेरे दोस्त, मैं टेलीग्राम पे जाता हूँ, टेलीग्राम पर जाने के बाद में मैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट टाइप करता हूँ, जीनोम इंडिया, और ये डाला मैंने प्रोजेक्ट, अपने आप पता चल जाएगा कि हम लोगों ने किस तारीख को पढ़ा है। अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। ये तारीखें यहाँ पर लिखी हुई हैं, 3 दिसंबर, 14 अक्टूबर, ये आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9 जुलाई का, 9 मई को हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आपको दिख रही हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये तारीख भी आपको दिख रही होगी 9 अप्रैल 2025, ये देखिए दिख रहा है, तारीख दिख रही है। अब देखो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ा है, यही वाले ग्रुप हैं जिसमें हम लोग ज्वाइन करने की बात करते हैं आपको। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ये नेशनल इनिशिएटिव है, ठीक है, देश का इनिशिएटिव है जिसको 2020 में स्टार्ट किया गया था। क्या मेन पर्पज़ है, दूसरा वाला स्टेटमेंट याद करो क्या था क्वेश्चन के अंदर में, भारत की पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी को इकट्ठा करना, उसका कैटलॉग तैयार करना। पहला स्टेटमेंट सॉल्व हो गया। फिर बीच वाला स्टेटमेंट क्या था, इसको फंड कौन करता है, तो इसको सपोर्ट और फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, लग गए नहीं लग गए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूरी तरह से हो गया कंप्लीटली सॉल्व। तो यही सारा कंटेंट आपको हमारे पेड ग्रुप में मिलता है। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट 499 है फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। कुछ समय के लिए ये इंक्रीज होगा, ये याद रखना, इसलिए मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रहा हूँ इसके बारे में। ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। करंट अफेयर का जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं सब हमारे पेड ग्रुप में मिलता है। आप जाओगे ना, जब ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आप दोबारा से रीचेक कर सकते हो जो मैंने आपको ये सब पढ़ा है, ठीक है, कि हाँ कौन कौन सी तारीख को पढ़ा है। ये नंबर आपको दिया गया है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है मेरे भाई आपके सामने, ये प्रेजेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड नेशनल क्वांटम मिशन इज आर करेक्ट। नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बस खाली आप लोगों से यहाँ पर ये पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस नेशनल क्वांटम मिशन का मेन पर्पज़ है एक इंटरमीडिएट स्केल डेवलप करना, यानी क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना, जिन क्वांटम कंप्यूटर का टोटल पावर होगा 50 से लेकर 1000 फिजिकल क्यूबिट्स। ऐसे कंप्यूटर्स को डेवलप करना। आप कहोगे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि भाई क्या ही पूछ लिया गया। दूसरा कहता है कि भाई ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है इसका मेन पर्पज़ है 4 अलग अलग थीम्स को अप्लाई करना, यानी कि ये जो क्वांटम इनिशिएटिव है, इस क्वांटम इनिशिएटिव का इस्तेमाल हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम कर सके, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मे बी आप देखोगे तो इसमें से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर। अब ये पता कैसे करना है, हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आइए मैं आपको थोड़ा सा वो कवर करवाता हूँ। वैसे अगर मैं एग्जैक्टली दिखाऊँ तो 17 मार्च का वीडियो है,
ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी थोड़े दिनों पहले 17 मार्च 2026, ये दीपक यादव एजुकेशन द हिंदू एनालिसिस लिख लेना, आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। 56 मिनट का वीडियो है, 24 मिनट 56 सेकंड पर आप जाओगे। ये देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में क्वांटम लैब इंस्टॉलेशन को क्लियर किया है 23 अलग अलग संस्थानों में, इस वजह से न्यूज़ में था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है क्वांटम टीचिंग लैबोरेटरीज के लिए अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन, और यहीं पर मैंने आपको नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पढ़ाया हुआ है। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ाया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ गए और हमने अपने टेलीग्राम पर नेशनल क्वांटम मिशन ये सर्च बॉक्स में लिख दिया। ये देखिए हमारे प्राइवेट ग्रुप में भी कंटेंट आपको मिलता है ना। ये सब में सेम ही कंटेंट है, बस खाली अलग अलग बैचेस हैं, तो किसी भी ग्रुप को मतलब ज्वाइन कर पाओगे आप उन सब इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था। ये देखिए 17 मार्च, ठीक है, वीडियो में भी है, आपके ग्रुप के अंदर भी है। तो 17 मार्च का ये सारा डिटेल लिखा हुआ है नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस चीज़ को लेकर अप्रूवल दिया था। और यहाँ पर क्लियरली पहली चीज़ ही आपको क्या मिलने वाली है, एक सेकंड रुकना, क्या मिलने वाली है कि इस मिशन में मेन पर्पस क्या है। आर्टिकल ने पहला स्टेटमेंट किया था भाई, जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि इसमें क्वांटम कंप्यूटर बनाना जिनकी पावर 50 से लेकर 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर वाली होगी। तो पहला स्टेटमेंट सीधा सीधा लग गया, सीधा सीधा 52,000 बिट वाला भाई पूरा स्टेटमेंट सीधा सीधा यहाँ से क्लियर हो गया, है ना। फिर उसके बाद में आप देखोगे हमारा इसमें मेन पर्पस क्या है, अलग अलग थीम्स के ऊपर में काम करना। दूसरा क्वेश्चन वो कहता है क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम कम्युनिकेशन डिवाइस और क्वांटम सेंसर्स के ऊपर में काम करना, जिसमें अल्टीमेट जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है, वो ये आप लोग देखिए दोस्तों कि हमारा मेन पर्पस है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप को बढ़ाना, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जो बेसिकली यहाँ पर हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट कहता है। दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए, लग गए सीधा सीधा आंसर। चलिए आगे आते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये है, अब यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका बहुत सारा कंटेंट है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने आपको बहुत सारा बार पढ़ाया है, जो लोग मेरे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। अब इसमें मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ कि हाँ भाई ये है। आप कोई सा भी वीडियो सर्च कर लेना, मेरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो वेस्ट एशिया वाला कवर किया है उसमें मैंने आपको ये पढ़ा ही रखा है। ये बात करता है शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच आउट इंडियन ओशन। ये आपने पता है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज़ में था, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना था हर हाल में। तो पूछता यहाँ पर यह है कि जो जहाज़ हैं वो कौन से देश से क्रॉस करके मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके इंडियन ओशन तक आते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके इंडियन ओशन तक पहुंचा जाता है। तो बहरीन, बिल्कुल सही बात है भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बस नीचे ही बहरीन, कतर पास में ही तो है, तो बहरीन कतर आंसर ही है। सीरिया इजिप्ट तो भाई दूर है बहुत, इजिप्ट पीछे हो गया, सीरिया वेस्ट एशिया में उधर की साइड हो गया, मेडिटेरेनियन सी की साइड। तो ये तो लॉजिकली यहाँ पर सीधा सीधा लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं थी। बहरीन और कतर आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया 1 और 3, जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया है भाई, क्योंकि इसमें सोचने समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ईजी क्वेश्चन था। अब कुछ कुछ ऐसे भी हैं भाई प्रश्न। फिर पता है एक ये क्वेश्चन है जिसको लेकर पूछना मतलब देखने को मिल रहा है लोगों में डर कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल पेपर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि लेंदी था पेपर, बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा था, उसके बाद यहाँ पर चीज़ें सॉल्व हो पा रही थी। तो इस क्वेश्चन को देखोगे तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। प्रश्न यहाँ पर यह बात करता है क्योंकि लास्ट ईयर ना विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट न्यूज़ में था। तो विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को लेकर यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा जो प्रश्न है, कौन सा ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अब ये विज़नजम सी पोर्ट बेसिकली केरला के अंदर में प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया था, याद होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो विज़नजम, अबे यार अच्छा डायरेक्ट पहले अपने आप ही ऑटोमेटिक ये पलट गया, स्लाइड आ गई। ये कह रहा है कि पहले बता दो कहाँ पे कवर किया हुआ है। तो 4 जून 2025 में ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप वहाँ पे पहुँचा विज़नजम सी पोर्ट, तो उस वजह से न्यूज़ में था। और उससे पहले यहाँ पर ये कब न्यूज़ में था, 3 मार्च को न्यूज़ में था, ठीक है। 3 मार्च 2025 का सेशन भी देखना, मैंने थंबनेल लगा रखा है बड़ा बड़ा विज़नजम सी पोर्ट के बारे में, उसको चेक करना, ठीक है। अभी फिलहाल आर्टिकल क्या कहता है, 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है ये बताएं। विज़नजम सी पोर्ट को लेकर पहला आर्टिकल कहता है कि भाई ये जो पोर्ट है ये एक डोमेस्टिक कार्गो हब की तरह काम करेगा। यहाँ पे बहुत सारा जो सामान है अपने जहाज़ के जरिए आएगा जाएगा, इसके माध्यम से फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर किसी दूसरे कंट्री के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। अब देखो कुछ कुछ ना यही होता है कि जब एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग वैसे कम काम करता है, ये लगता ही है, बट ये लॉजिक लग जाएगा, सिंपल सा है, क्योंकि ये हम लोग अक्सर क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व करते रहते हैं। ये बात कर रहा है विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट की, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक पोर्ट की बात करेगा, ये कह रहा है इंटरनेशनल सी पोर्ट और ये कह रहा है कि ये डोमेस्टिक पोर्ट है। पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है, ऊपर नाम कह रहा है इंटरनेशनल सी पोर्ट और ये कह रहा है ये डोमेस्टिक पोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे मैच खाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और के बारे में और डोमेस्टिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग।
सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि भाई ये फोकस करता है मेनली पैसेंजर क्रूज टूरिज्म पे। नहीं, क्रूज टूरिज्म पे नहीं, कार्गो टूरिज्म पे। अब टूरिज्म नहीं, कार्गो लाने, सामान लाने ले जाने के ऊपर में ये काम करता है, क्योंकि ये पोर्ट है, बंदरगाह है भाई। ये एक डीप सी पोर्ट है, याद रखिएगा। डीप सी पोर्ट मतलब यहाँ पे पानी, समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा है। ठीक है, पानी यहाँ पर गहरा है तो जहाज़ अंदर तक जा सकता है। ये टूरिज्म के पर्पज से घूमने के लिए नहीं बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि भाई लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डीप ड्राफ्ट, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई नेचुरली यहाँ पर इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये कई बार जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर देगा फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के ऊपर में, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी कि बड़े बड़े जहाज़ इंडिया में अंदर तक नहीं आ पाते थे भारत की टेरिटरी में, तो वो वहाँ पे रास्ते में रुक जाते थे, वहाँ से सामान हमें उठाना पड़ता था। अब बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर आएंगे तो निर्भरता दूसरे के ऊपर में कम हो जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो अब करना क्या है, हमने कहाँ पर पढ़ा है विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में। आइए मैं एक एक करके आपको विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेलीग्राम पर, विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ठीक है, सर्च बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि हमको हमारा कंटेंट मिल जाए कि हमने कब पढ़ा है। ये देखिए जो जहाज़ पहुंचा था 4 जून दिख रहा है, वो 4 जून वाला भी मैंने आपको थंबनेल दिखाया था। पेड ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन डली हुई है सारी। ये अलग अलग बैचेस हैं जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं। फिर देखिए 4 जून को हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। 4 जून से और ऊपर आओगे तो भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बार कवर कर रखा है। तो ये तारीखें आपको सारी दिख रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे, ये देखोगे यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये रहा विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 3 मई 2025 को हम लोगों ने कवर किया है। एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस कवर किया हुआ है। विज़नजम इंटरनेशनल सी पोर्ट क्या है? ठीक है, एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, जो हम लोगों ने कवर किया। तो ये क्या है? इंटरनेशनली ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर पोर्ट है। वो लिख रहा है डोमेस्टिक के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। समझ गए? फिर उसके बाद में जैसे आगे बढ़ोगे तो भाई ये जो पोर्ट है ये क्या करने वाला है? ये क्रूज टर्मिनल या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो यहाँ पे सामान कार्गो अंदर तक आ सकता है, ले जाया आया जा सकता है। वो हमने कवर किया। तो केरला के अंदर में इसको बनाया गया है बेसिक तौर पर कार्गो हैंडलिंग के लिए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। बाकी ये कैसे हमारी हेल्पफुल रहने वाला है, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर में जो हमारी पहले डिपेंडेंसी थी ना, तो उससे रेवेन्यू लॉस वगैरह होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। तो अब रेवेन्यू जनरेशन होगा, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है। अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, अपने मनी को रिटर्न कर पाएंगे। लगभग 5,000 डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर में हो रही थी। तो ये भी खत्म हो गया। तारीख आप देख रहे हैं 3 मई 2025। फिर उसके बाद मैं 3 मई आपको बता ही रहा था। फिर उसके बाद में 4 जून को भी हम लोगों ने यहाँ पर सेम टॉपिक को कवर किया है 2025 में। हो गया काम, लाइन टू लाइन सॉल्व हो गया। आगे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 9वां या 10वां क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जो सीधा सीधा कंटेंट से मिल जाता है। जो करंट अफेयर्स के हैं वो लगभग सभी क्वेश्चन हम लोगों ने हिट करे हुए हैं, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ एक ही सोर्स को पकड़ लो, उसी सोर्स को लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक ही जगह से कवर करो। 10 जगह पे पकड़ोगे ये भी वीडियो वाला वीडियो तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन विद रेफरेंस टू माधव नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। माधव नेशनल पार्क को लेकर 3 स्टेटमेंट है। ये पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट 2025 में माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल सही बात है। यही मैंने हम न्यूज़ कवर की थी, यही मैंने पढ़ाया था कि माधव नेशनल पार्क एक नया टाइगर रिजर्व बन चुका है इंडिया में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और ये लास्ट ईयर की बात है। सेकंड, यहाँ पर साख्य सागर जो बेसिक तौर पे एक रामसर साइट है, ये इस नेशनल पार्क में है, ये भी बात सही है। थर्ड, ये माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीचों बीच में है। नहीं भाई, इन दोनों के बीच में शेयर नहीं होता, मध्य प्रदेश के अंदर ही केवल आपको ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट। ये केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अब ये कहाँ पड़ा है, आइए चेक करवाता हूँ। तो मैंने सर्च में डाल दिया यहाँ पर टेलीग्राम पे माधव नेशनल पार्क। भाई इन्फॉर्मेशन पहुँचाओ हमें, कहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है। तो ये देखिए 6 मई को कवर किया हुआ है। ठीक है, और ये कब का कवरेज है ये देखिएगा, 6 अप्रैल 2026 में हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया हुआ है। फिर उसके साथ साथ अगर आप देख पाओगे, क्योंकि ये कह रहा है 2025 में, अब 2025 में कभी भी यहाँ पर दिया हुआ है उसे, तो मैंने 10 तारीख को भी कवर किया हुआ है। 10 मार्च 2025 में यहाँ पर ये कवर किया है, क्योंकि आपने 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स भाई करने ही कर रहे हैं हर हाल में। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये क्लियर कुछ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा 10 मार्च 2025 में हम लोगों ने कवर किया है माधव नेशनल पार्क के बारे में। कारण यही था कि माधव नेशनल पार्क भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया था।
ठीक है, तो इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व, इसके बारे में बात की है। और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सीधा सीधा यहीं से सॉल्व हो जाता है कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ये दूसरे स्टेट के साथ में शेयर नहीं होता, शेयर होता तो आपके सामने यहाँ पर डिटेल प्रेजेंट होती ज़रूर से। ठीक है, फिर और आगे यहाँ पर देख पाओगे तो माधव नेशनल पार्क के बारे में और भी मल्टीपल डिटेल मिल जाएंगी कि साख्य सागर और माधव सागर, ये दो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो बेसिकली इस पार्क के सदर्न पार्क में एग्जैक्टली लोकेटेड हैं, जो हम अभी साख्य सागर के बारे में बात भी कर रहे थे। ठीक है, बाकी इससे पहले देखोगे भाई तो मैंने 2024 में भी 2023 में भी इवन ये माधव नेशनल पार्क के बारे में आपको बार बार पढ़ाया हुआ है। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है रिगार्डिंग ब्लैक बॉक्स। ठीक है, वो प्लेन गुजरात में पता होगा वो जो हादसा हुआ था, है ना, प्लेन क्रैश हो गया था, मतलब उड़ते ही उड़ान भरते ही वो गिर गया था, तो उस समय पर ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया था। बहुत सारी कवरेज हो रही थी ब्लैक बॉक्स को लेकर। तो भाई यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को लेकर आपके सामने 3 पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि बताओ तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ब्लैक बॉक्स एक बीकन को कैरी करता है, बिल्कुल मैंने ये पढ़ाया हुआ है, फोटो के अंदर में एक बीकन को वो कैरी करता है। लेकिन क्या वो पानी के अंदर में अगर जाए तो अंडर वाटर डिटेक्शन के लिए रेड लाइट को वो निकालता है, मतलब रेड लाइट उसके अंदर में जल रही होती है, रेड लाइट को एमिट करता है? ऐसा नहीं है, लाल लाइट को एमिट नहीं करता, वो होता ही लाल कलर का, ऑरेंज कलर का या पीला कलर का है कि भाई दूर से दिखाई दे जाए, है ना। इसमें बीकन होता है लेकिन वो जो सिग्नल्स होते हैं ना वो सिग्नल्स देता है, रेड लाइट रेड पल्सेस वल्सेस यहाँ पर शेयर नहीं करता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। बट सेकंड स्टेटमेंट देखोगे तो ये कहता है कि जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, कॉकपिट का वॉइस, ठीक है, यहाँ जहाँ पे पायलट बैठा हुआ है प्लेन के अंदर में, क्योंकि कहीं पर प्लेन क्रैश हो जाता है तो उसका ब्लैक बॉक्स फटाफट ढूंढा जाता है कि एक्चुअली में एट द एंड हुआ क्या था वहाँ पर, क्योंकि सारी आवाज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो पायलट ने आपस में जो बातचीत की होगी लास्ट टाइम पर प्लेन क्रैश होने से पहले, तो वो कॉकपिट की वॉइस उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड होगी, फ्लाइट का डेटा उसमें रिकॉर्डेड होता है। वो ब्लैक बॉक्स प्लेन के बिल्कुल एंड वाली टेल पर, जो टेल वाला हिस्सा है वहाँ पे रखा जाता है, जहाँ पे विस्फोट होना काफ़ी मुश्किल है या वो बच जाता है एट द एंड। ठीक है, फिर आप देख पाओगे थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनके जो मेमोरी यूनिट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम का बनाकर यहाँ पर बनाया जाता है ताकि ये बहुत मजबूत रहे, है ना, कोई इसके अंदर में खराबी ना हो जब ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पे कहीं पे प्लेन क्रैश हो, ब्लैक बॉक्स कहीं और जाके गिर जाए तो इसलिए उसमें इस प्रकार के मटेरियल का यूज़ होता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। रेड लाइट पल्सेस को नहीं बट सिग्नल्स को जरूर से देता है। कब पढ़ा है हमने? 14 जून के वीडियो में, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। 14 जून 2025, द हिंदू एनालिसिस बाय दीपा यादव एजुकेशन। इवन थंबनेल भी लगा रखा है हमने, ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड, ये देखिए थंबनेल लगा रखा है, ब्लैक बॉक्स रिकवर ये किया गया है ना। और ये कहाँ पे पढ़ाया है? ये वैसे 1.5 घंटे का वीडियो है और वीडियो में 12 मिनट 17 सेकंड पर आप जाओगे तो ब्लैक बॉक्स के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उस क्रैश साइट पर विजिट करे थे, याद होगा, ठीक है, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। फिर ये ब्लैक बॉक्स का फोटो मैंने आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये सब मार्क किया हुआ है उस समय का जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और यहीं पर मैंने आपको दिखा रखा है अंडर वाटर लोकेशन बीकन इसके अंदर में प्रेजेंट है ना। तो क्रैश के बाद में इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इसको आइडेंटिफाई करने में, है ना। इसमें कॉकपिट का वॉइस, इसमें 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक सीवीआर होता है, ठीक है, कॉकपिट का वॉइस वगैरह इसमें रिकॉर्ड होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसको वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ा के देखोगे कि ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इस वीडियो को प्ले करके देखोगे, ब्लैक बॉक्स के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी है, कैसे मटीरियल से बनता है, कैसे काम करता है, सब कुछ समझाया गया है। तो आपका यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो गया। ठीक है, फिर आपको एक प्रश्न ये देखने को मिल जाएगा, ये एक बढ़िया सा प्रश्न है, हमने बहुत कवर किया हुआ है, 2023 में कवर किया, 2024 में पढ़ाया मैंने आपको, 2025 में पढ़ाया, इवन लास्ट ईयर पढ़ाया, जनवरी में पढ़ाया था। तो इंडिया के डीप ओशन मिशन के बारे में बात हो रही है। अब ये एक ऐसा मिशन है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसको लेकर कोई क्वेश्चन यहाँ पर इतना भारी नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। इंडिया का डीप ओशन मिशन को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इस मिशन को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, गलत। इस मिशन को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की साइड से, याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट हो गया खत्म। सेकंड स्टेटमेंट, बिल्कुल आपको मैंने मत्स्य 6000 के बारे में पढ़ा रखा है, एक व्हीकल है जो पानी के अंदर में जाएगा, ओशन के अंदर में रिसर्च करेगा। इस व्हीकल में 3 लोग बैठते हैं, इसको डिज़ाइन किया गया है कि भाई ये 3 लोगों को कैरी करेगा समुद्र की गहराई को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सही स्टेटमेंट है सेकंड वाला। थर्ड कहता है कि समुद्रयान ये एक प्रोजेक्ट है जो इसी मिशन में आता है, ये भी सही बात है भाई, इंडियन डीप ओशन मिशन में ही समुद्रयान को भी कवर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 जो है यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3 ये बिल्कुल सही है। ओके, कहाँ पे पड़ा है आइए दिखाता हूँ। तो हम लोगों ने टेलीग्राम पे जाकर अपने सर्च बॉक्स में लिख दिया है डीप ओशन मिशन। अब डीप ओशन मिशन को लेकर जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा,
हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर रखा है डीप ओशन मिशन के बारे में। देखो समुद्रयान के बारे में बात हो रही है। समुद्रयान क्या है? ये भारत का पहला मैन्ड सबमर्सिबल मिशन है डीप ओशन मिशन, क्योंकि ये न्यूज़पेपर वगैरह में कवर किया जा रहा था। ये देखिए दोस्तों, समुद्रयान मिशन के बारे में बात हो रही है। ये वो व्हीकल है जिसका नाम है मत्स्य 6000। 3 लोग बैठकर समुद्र की गहराई में जा सकते हैं। तो मत्स्य 6000 के बारे में बात हो रही है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 लोगों को भेजना 6000 मीटर की गहराई पे। 6000 इसलिए लगाया गया क्योंकि ये 6000 की मीटर की गहराई पर 3 लोगों को लेकर जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये वाली जो क्लैरिटी है वो भी मिल चुकी है। ये एग्जैक्टली समुद्रयान के बारे में बात हो रही है, और ये समुद्रयान जो है भारत के डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा भी है। ठीक है, बाकी जो मंत्रालय वाली बात हो रही थी उसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डीप ओशन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ठीक है, और वहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंदर में आता है, तो वो गलत है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हम लोगों ने आर्टिकल कवर किया, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। ये रहा मत्स्य 6000 जिसके बारे में बताया था। 3 इंसानों को ये भेजेगा 6 किलोमीटर ओशन के डेप्थ में। ये भी आपको अपने कंटेंट में मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व। फिर एक आर्टिकल यह है जिसको लेकर मैंने आप लोगों से बहुत ज़ोर दिया था। लेक तुर्काना को मैप में देख लेना, लेक तुर्काना को मैप में कवर कर लेना। इवन अब की बार जो ज्योग्राफी का वीडियो मैंने कंपाइलेशन अपलोड किया है उसमें भी मैंने लेक तुर्काना को मैप में देखने के लिए आप लोगों से कहा है। इसको कवर कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लेक तुर्काना इज करेक्ट। लेक तुर्काना को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि भाई ये लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी डेजर्ट लेक भारत में, ये दुनिया की डेजर्ट लेक सबसे बड़ी प्रेजेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये जो लेक है ये कहाँ पर है? साउथ सूडान में। यहीं पर गेम खत्म हो गया। साउथ सूडान में नहीं, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, अभी दिखाऊंगा भी। कीनिया में है ये भाई लेक। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत, जहाँ पे सेकंड गलत वहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचता है यहाँ पर पहला सही है या तीसरा भी सही है। अब ये जो लेक है क्योंकि यूनिक है भाई, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है इन द वर्ल्ड, तो यहीं पर ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी, मतलब इस लेक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर किया गया है। इसको हम जेड सी के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप एलिमिनेट करोगे तब भी सही हो जाएगा। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अब क्वेश्चन यह है, क्या हमने पढ़ा है लेक तुर्काना को, यानी आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने यहाँ पर सर्च बार में टाइप किया लेक तुर्काना। ये आप देखोगे, अभी मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि भाई लेक तुर्काना बोला था मैप में कवर कर लेना। ये देखिए, ये रही डिटेल। एक एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ था लेक तुर्काना को लेकर। मैं एक केस स्टडी डिस्कस कर रहा था केनिया की, कि भाई केनिया अपने कार्बन मार्केट को किस तरीके से मैनेज कर रहा है, किस तरीके से कार्बन प्रोजेक्ट को यहाँ पर करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो यहीं पर केनिया की लेक तुर्काना के बारे में बात किया था कि लेक तुर्काना पे विंड पावर प्रोजेक्ट को यहाँ पर ये लगा रहा है, वो डिस्कशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, फिर भाई फर्दर आगे बढ़ोगे तो लेक तुर्काना के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये हम लोगों ने कवर किया है लेक तुर्काना के बारे में इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक करोगे, ये कुछ डिटेल्स आपकी प्रेजेंट है। 2024 में भी इवन यहाँ पर ये न्यूज़ में था, 2025 में न्यूज़ में था, 2026 के अंदर भी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला है। लेक तुर्काना की बात करते हैं तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कीनिया में है। ठीक है, उसके माध्यम से 2 एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक बन चुका है इन द वर्ल्ड। ये बात, लार्जेस्ट डेजर्ट लेक, ठीक है, इन द वर्ल्ड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। देन उसके बाद में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवर कर रखा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जो बात की गई है वो थर्ड स्टेटमेंट में की गई है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। फिर एक और प्रश्न आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आता है, वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब बताओ, अभी कुछ दिनों पहले, लगभग 3-4 दिन पहले ही शायद मैंने आपको मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ाया है। मतलब शायद पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया तो 100% है, लेकिन अब कब पढ़ाया है आपको मैंने? इसी टेलीग्राम चैनल पर, जो यूपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल है अपना, दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, जिसमें हम फ्री कंटेंट भी थोड़ा डालते हैं, उसमें आपका एक वीकली कंपाइलेशन अपलोड हुआ है 27 अप्रैल से 3 मई तक का। 27 अप्रैल से 3 मई का कंपाइलेशन ओपन कर लेना। आगे बढ़ोगे, मिशन सुदर्शन चक्र वहाँ पर मिलेगा, जिसके बारे में हम लोगों ने कवरेज किया हुआ है। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बता रखा है, मिशन सुदर्शन चक्र में मेन पर्पज़ क्या है? अपना देश का इस तरीके से डिफेंस सिस्टम को रेडी करना कि दुश्मन के जो रॉकेट्स हैं, वो रॉकेट्स यहाँ पे हम हवा में मार के गिरा दें, और वो रॉकेट्स हमारी टेरिटरी तक एंटर ना कर पाए। ठीक है, ये एग्जैक्टली हमारा मेन पर्पज़ है मिशन सुदर्शन चक्र में। तो ये क्या करता है? इंडिया के डिफेंस, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने की पावर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कहता है, ये जो मिशन है इसको डिज़ाइन किया गया है कि भाई ये बहुत तेज़ी से क्या कर सके, बहुत तेज़ी से जो रिस्पॉन्स है वो दे सके और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे हम अपने देश का खुद का देसी 400 S-400 बनाने की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कुशा का नाम सुना होगा आपने। प्रोजेक्ट कुशा भी यहाँ पर हमारा चलता है, जिसके अंडर में मेन पर्पज़ है इंडिया को शील्ड करना। बाहर कोई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है, हाइपरसोनिक सिस्टम है, क्रूज मिसाइल है, अगर वो दुश्मन इस तरीके से अटैक करता है हमारे ऊपर, तो उसको हवा में मार के गिरा देना, ये हमारा मेन पर्पज़ है इस सुदर्शन चक्र सिस्टम के अंदर में। ओके,
क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो वन ऑफ द मेन एम है इस मिशन का वो क्या है, सभी पब्लिक प्लेसेस को, भारत की सभी पब्लिक प्लेसेस को कवर करना और देश भर में एक सिक्योरिटी शील्ड बना देना बाय 2035। वैसे अगर आप देखोगे तो जनरली बहुत सारी जगह पर 2035 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की बात की गई है कि इंडिया में प्रोटेक्शन हो जाएगा, जगह जगह पर हमारे डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे होंगे कि दुश्मन अगर हवाई हमला करेगा भी तो उसे हवा में मार के गिरा दिया जाएगा। 2035 तक टारगेट वैसे कुछ जगह पर प्रेजेंट है, कुछ जगह पर ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन सकती है। तो उसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है या ऑप्शन नहीं, तो फिर अगर ए सही नहीं हुआ तो भाई सिंपल सी चीज़ है, जो उसका 1 एंड 2 है वो यहाँ पर एग्जैक्टली सही देखने को मिल जाएगा, ए नहीं तो बी यहाँ पर सही है। ठीक है, वरना 2035 तक अगर ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि कुछ जगह पर दिखा रहा है कुछ जगह पे नहीं दिखा रहा है, तो उसको अब यूपीएससी की की से मिलाया जाएगा। बट इसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है और 27 अप्रैल से 3 मई तक के वाला जो वीकली कंपाइलेशन है उसमें आप इसको चेकआउट कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये लगभग हम लोगों ने कितने 17 to 18 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं ना, 16 to 17 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ पर कवर करे हैं जो एग्जैक्टली कॉन्टेंट्स हैं। अभी मेरे पास में 5 से 6 क्वेश्चन और हैं जो कंटेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिटिकल मिनरल को लेकर जो बात हो रही है वो वाला हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हो गए, ये कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन है जिसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो इन दोनों को मिला दोगे लो 20 क्वेश्चन यहाँ पर ये हो गए, है ना। फिर अभी 3-4 क्वेश्चन और भी हैं दोस्तों जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करना बाकी है। मैं इसलिए रुक गया क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी थी, मुझे जल्दी ये वीडियो डालना था आपके सामने। ठीक है, मुझे ये दिखाना है कि कंटेंट जो जिस चैनल पे आप प्रेजेंट हैं लग कर पढ़ते रहिए, एक ही जगह से कंटेंट को कवर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिविजन ही आपकी हेल्प करेगा, समझ रहे हैं। और ज़्यादा फोकस तमाम इधर उधर मत करो, एक ही जगह पर स्टिक हो जाओ करंट अफेयर्स के लिए और बाकी अपनी स्टैटिक पर जी जान लगा दो, आराम से अभी भी क्रैक होगा। ये डरना मत कि पेपर भारी आ गया, भारी था तो सभी लोगों के लिए था, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे, डुएबल क्वेश्चन थे, वो सबने किए होंगे। अब जो ज़्यादा सही कर रहा होगा वो आगे फिर भी निकलेगा भाई, फिर भी कट ऑफ तो आएगी ना, फिर भी वो उस कट ऑफ को क्लियर करने वाला है ना। तो जो आते हैं कम से कम जो हम लोगों ने अपने दायरे में कवर किया है उसको तो कवर करना ही है अपनों को, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। तो काम रहो, और अगर 83 से 85 तक मार्क्स आपके आ रहे हैं, 85 से ऊपर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेंस के लिए प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। पेपर डिफ़िकल्ट साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न काफ़ी लॉजिकल भी था जो हम लोगों ने अभी बीच बीच में देखा भी है ना। चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर इस सेशन को हम लोग अभी करते हैं समाप्त, और अपना रोज़ाना से कल से ही अपना टाइम लगा दो अच्छी तरीके से इन सेशन को कवर करने के लिए। मैं ये सोच रहा था कि मॉर्निंग में अपना 5:30 बजे प्रीलिम्स बूस्टर का जो सीरीज़ है वो तो अपलोड हो ही रहा है, तो प्रीलिम्स बूस्टर का सेशन अपना रेगुलर बेसिस पे चलता रहे। बाकी हम लोग एक सेपरेटली जो न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं ना, उस न्यूज़पेपर में भी हम लोग एडिटोरियल के ऊपर में थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि अब मेंस एग्जामिनेशन पास में है तो उसके ऊपर में भी काम किया जाएगा। तो जो भी जैसे भी अनाउंसमेंट होगा वो सब मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, फिलहाल ये था आज का हमारा सेशन। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, फिर से कह रहा हूँ ये प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपके पास में बढ़िया मौका है, बढ़िया एकदम शानदार सा मौका, जिसमें आप जस्ट इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 499 में। करंट अफेयर की टेंशन खत्म। आप देखो तमाम अब लोग यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे। मैंने इतनी देर में आपको एक जरा सा कुछ घंटे लगे हैं, कुछ घंटे में आपको बता दिया है कि कौन से दिन, कौन सी तारीख, कितना समय, कब कब आपको ये कंटेंट पढ़ाया गया। मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो, कंटेंट को पढ़ रहे हो अच्छे से। आप जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी पूछेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। और ये 1 साल से नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 साल हो गए दोस्तों, 5 साल से यही पैटर्न, यही रिकॉर्ड मेंटेन रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। और मैंने जैसा बोला कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसका एनालिसिस बाकी है, उसको हम अपने द हिंदू वीडियो के साथ में मर्ज कर करके उन क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। यहाँ पर ही हम लोगों ने 17 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए हैं, अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।